हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्रिक्शन की बात करने वाले हैं जो क्लास 11th का इम्पॉर्टेंट हमारे जो फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो बहुत सारे जो दिक्कतें हैं लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में वो सॉल्व होते हैं। विदाउट फ्रिक्शन की जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने बहुत किया है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कर लिया है। उसमें फ्रिक्शन आने से कुछ कुछ केसेस में बच्चों को दिक्कत हो रही है और ऑफ कोर्स ये सीबीएसई में भी है, आईएससी बोर्ड में भी, हर एक बोर्ड में है। और आप यूँ कहें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम में तो है ही। ठीक है, सो इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे। आप लोग बने रहिए, पूरा का पूरा नोट डाउन कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी आपको दिक्कत होती है आप मुझे बता सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट भी डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दिस फ्रिक्शन। तो हम सबको मालूम है कि फ्रिक्शन हमारे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। देखो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है, रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज रिलेटिव मोशन। आपको ये चीजें लिखनी भी चाहिए। फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन। अब बोलो सर ये रिलेटिव मोशन को क्यों अपोज करता है? भाई हमने देखा हुआ है ना कि व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट तो उनके बीच में जो इंटरैक्शन है, अगर एक बॉडी हमारा रफ है तो उस पर हमने दूसरा बॉडी रख दिया तो कह सकते हैं वहां की इंटरलॉकिंग हो जाती है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से बॉडी को स्लाइड करने में दिक्कत होती है। तो फ्रिक्शन कहीं भी लग सकता है, वो सरफेस फ्लैट हो, वो सरफेस ऊपर नीचे वाला हो, वो कैसा भी सरफेस हो, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन तो लगेगा। और फ्रिक्शन हमेशा ऐसा लगता है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ऐसा ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, और हम लोग इसको धक्का दे रहे हैं, इधर धक्का दे रहे हैं इधर, ये जो फ्रिक्शन है बाय द फ्लोर वो इधर लगना चाहेगा। ठीक है, वो तो बोलेगा भैया मत जाओ आगे, मैं रोकूंगा। ये फोर्स हम लोग ऐसे लगा रहे हैं, तो ये अब इसकी लिमिट क्या होती है, कितने फोर्स के बाद हम लोग धक्का दे पाएंगे? देखो, तो फ्रिक्शन को हम लोग एडजस्टेबल फोर्स भी बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। पहली तो बात हो गई फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन। ये जो रिलेटिव मोशन होना चाहता है बॉडी इस सरफेस के ऊपर, फ्रिक्शन बोलेगा मैं होने नहीं दूंगा, इस मोशन को होने नहीं दूंगा। दूसरी बात यह है कि फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ये अपनी वैल्यू को और डायरेक्शन को एडजस्ट करता रहता है। देखो, आपने फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शन इधर जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो आपने इसी बॉक्स पे फोर्स इधर से लगाया तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा। देखो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं होगी? पहले लग रहा था राइट से लेफ्ट, अभी कैसा लग रहा है? लेफ्ट से राइट। तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही एडजस्ट वाली वैल्यूज ये रखता है अपने पास। पहले मिनिमम दिखाएगा, फिर उससे ज्यादा दिखाएगा, फिर उससे ज्यादा दिखाएगा। जितनी इसकी लिमिट है पूरी की पूरी अपनी लिमिट दिखाएगा, 0 से लेकर मैक्सिमम तक। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल। अगर सरफेस हमारे पास इंक्लाइन सरफेस दे दिया जाए ऐसा, तो ये नीचे आना चाहता है तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ। हर हाल में वो रिलेटिव मोशन को अपोज ही करना चाहेगा ना। तो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ धक्का दूंगा ऊपर ले जाने के लिए तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स
वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स की अगर डायग्राम की बात करें, ग्राफ की बात करें, देखो होता क्या है, शुरू में कोई ऑब्जेक्ट को आप पुश करो या धक्का दो या हिलाने की कोशिश करो या एक्सेलरेशन देने के लिए आप फोर्स लगाओ, तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सा फोर्स चाहिए होता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। जैसे हमारा फोर्स फ्रिक्शन से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, देन बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग। तो ये हम लोगों ने ले लिया है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन, ठीक है, और दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। ये वैल्यू बढ़ती है ऐसे, हमने अपना फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन ने भी बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 न्यूटन है, तो ये इसका भी कुछ वैल्यू हो जाएगा फोर्स का, लेट इट बी 2 न्यूटन। अगर यहाँ 4 न्यूटन होगा तो ये बोलेगा भाई मैं भी 4 न्यूटन रखूंगा। अब मान लो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर 10 है और मैं भी 10 लगाऊंगा, तो फ्रिक्शन तो बॉडी अबाउट टू मूव होगा, है ना, अब मूव करने ही वाला है। लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू 10 है, लेकिन अगर मैं लगा रहा हूं 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो बॉडी मूव करेगा क्या? नॉट पॉसिबल। तो 10 न्यूटन तक यू कांट मूव द बॉडी। ये भी लगाएगा 10 न्यूटन, लेकिन जैसे ही आपने फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यूज लगाई, जैसे ही आपने फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू लगाई, तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाके फिर हल्का सा नीचे आता है थोड़ा सा, और ये दिस लाइन इज मूविंग स्ट्रेट। दैट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि हमने तो फोर्स बढ़ा लिया, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन कांस्टेंट और वो मूव करने लगता है। तो जितने पोर्शन में बॉडी मूव नहीं कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। पॉइंट मार्क कर देते हैं, 0 से लेके पॉइंट ए तक बॉडी नॉट मूविंग, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, ये दोनों फोर्स इक्वल है, ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो बॉडी तो मूव होगा ही नहीं। लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन तो मैंने पार कर लिया, उससे ज्यादा लगाया, देन बॉडी स्टार्ट मूविंग, मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स रिमेन कांस्टेंट। उसकी लिमिट थी कि भैया मेरे पास तो 10 न्यूटन ही है लगाने को, उससे ज्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं 10.1 न्यूटन लगा दूं, 10.2 न्यूटन लगा दूं, 10.5 न्यूटन लगा दूं, 11 न्यूटन लगा दूं, तो बॉडी विल कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे जाएगा बॉडी विद सम एक्सेलरेशन। तो ये हम लोग दिखाते हैं डायग्राम में। तो मैं कह रहा था O से लेके A तक जो ग्राफ की बात हो रही है, बॉडी नॉट मूविंग, तो हम लोग ले सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तो लग रहा है बट बॉडी नॉट मूविंग, तो बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और ए ऑनवर्ड्स इसको बोल सकते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि अब बॉडी मूव कर रही है, स्टैटिक से काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, ए ऑनवर्ड्स लिखा है मैंने, ए दिख रहा होगा। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कितने तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। तो बच्चों यहां लिखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट है, अभी आपने देखा, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में भी दो तरीके के फ्रिक्शन की हम लोग बात करते हैं। एक तो बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरी बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग, अब यहां देखो बॉडी ट्राई टू स्लाइड, राइट, मतलब दिस ब्लॉक ट्राई टू रब द सरफेस ऑफ दिस फ्लोर, ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
लेकिन अगर मैं व्हील लगा दूं, अगर मैं सपोज ये बॉक्स है मेरा और बॉक्स के नीचे मैंने व्हील लगा दिया, ठीक है, पहले था विदाउट व्हील फ्लैट सरफेस, अभी व्हील लगा दिया तो क्या होगा, दिस विल गो इजीली, बहुत आसानी से आगे की तरफ जाएगा और ये व्हील रोल करेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि व्हील वाला धक्का देना बड़ा आसान है, आराम से काम हो जाता है, लेकिन स्लाइडिंग वाला काम थोड़ा हमें मुश्किल लगता है। भाई हम लोगों ने व्हील को इसीलिए बनाया ना, ह्यूमन बीइंग ने व्हील को इसीलिए बनाया कि हमारे लिए काम आसान हो जाए। ठीक, क्या ऐसा होता है इन दोनों केस में, क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या होता है कि ये व्हील वाला काम हमारे लिए आसान है? तो इसका जवाब फ्रिक्शन में ही छुपा है। देखो, फ्रिक्शन जब कम लगेगा तो हमारा जो फोर्स, हमारा जो एफर्ट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत सारे, देखो इतनी जो एनर्जी वेस्ट हो गई हमारी, वो क्यों वेस्ट हो गई? क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम लाने में हमारे को एनर्जी लगानी पड़ी, तो हमारा एनर्जी तो वेस्ट हो रहा है। तो फिर अगर हम लोग व्हील लगा दें नीचे में तो क्या होगा, रोलिंग बॉडी, व्हील ये स्फीयर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, मतलब कोई गोल सी ऑब्जेक्ट जो रोल कर सकता हो, उसको हम लोगों ने यहाँ लगा दिया, तो हम बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन की। और जहां फ्लैट सरफेस हो वहां हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो जब रोलिंग फ्रिक्शन की हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारे पास गोल सा ऑब्जेक्ट है, व्हील है, सिलेंडर है या रिंग है, ये क्या करता है, फ्रिक्शन की वैल्यू को काफी कम बना देता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तभी तो बड़ा आसानी से वो धक्का लगा के ले जा रहे हैं, राइट? तो दिस एग्जांपल सजेस्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन हैज लेसर वैल्यू देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब होता क्या है कि जब भी हमारे पास हम रोलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास गोल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऐसा कुछ, तो कोई बॉडी अगर रोल करता है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, वो रेस्ट करता है। क्या करता है? रेस्ट करता है। और जब ये बॉडी आगे जाएगा, ऐसा कुछ आगे की ओर जाएगा, तो यहां जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा P', वो यहां रेस्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो स्लाइड नहीं करता, सरफेस को रब नहीं करता, बल्कि रेस्ट करता है। वो इस रेस्ट करने के कारण फ्रिक्शन जो होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस एंड द व्हील, वो आपस में इंटरलॉकिंग की एबिलिटी कम होगी, वहां पर जो लॉकिंग सिस्टम है वो कम होगा। जैसे स्लाइडिंग होता है, मान लो अगर मैं व्हील को भी स्लाइड करके ले जाऊं, रोल नहीं होने दूं, तभी बड़ा मुश्किल है ले जाना आपके लिए, फिर दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है? आप ये मत देखना कि यहाँ पे एरिया ऑक्युपाइड बाय द व्हील कम है, फ्रिक्शन का एरिया से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने ये मन में रख लिया है, सोच लिया है, अरे यार एरिया तो कम हो गया ना, मतलब जो सरफेस एरिया यहाँ पे एक्वायर कर रहा था, व्हील तो बस छोटा सा पॉइंट एक्वायर करेगा। तो मैं बता दूं आपको बच्चों, फ्रिक्शन का एरिया से कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी लेना देना है ही नहीं। जब तक ये पॉइंट रेस्ट कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा व्हील जाम हो जाता है, बहुत बार व्हील रोटेट नहीं करता है, जाम हो जाएगा, जैसे भी हो जाए, रस्टिंग की वजह से हो जाए या कुछ इसमें फंस जाए और व्हील जाम हो जाए, तो व्हील रोटेट नहीं कर पाएगा, फिर हमें स्लाइड करनी पड़ेगी, उसमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर हम इसी केस में वापस आ गए। जब तक व्हील रोल कर रहा है, आपका जाम नहीं है व्हील, तब तक तो ठीक है भैया, मजे हैं, थोड़ा थोड़ा धक्का मारो, काम हो जाएगा अपना। लेकिन अगर हमारे पास व्हील है, जैम है, फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट करता है, ये बॉडी आगे की ओर रोल करता है। यही प्रोसेस होता है रोलिंग का। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा वो रेस्ट करेगा, फिर पूरा बॉडी आगे बढ़ेगा। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा रेस्ट करेगा, फिर बॉडी आगे जाएगा। सो रोलिंग फ्रिक्शन में देयर इज अ मिनिमम interlocking between the molecules of the body of the wheel and the surface. That's why rolling friction is lesser as compared to sliding friction. यहाँ पे क्या है कि सारे molecules interlock बना लेते हैं आपस में, molecules of the body and molecular surface of this molecules on the surface of this floor.
इंटरलॉकिंग बनाते रहते हैं, जिसके कारण स्लाइडिंग फ्रिक्शन काफी ज्यादा हो जाता है। फिर हमें और ज्यादा उस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। मैं आपको लिखवा भी देता हूं, आप पहले इसको इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट था, वो कुछ और था जो गलत था। तो यहां लिखा मैंने मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन, मतलब आज का जो लेटेस्ट व्यू है फ्रिक्शन को लेके वो क्या है। पहले के व्यू कुछ और थे तो वो डिस्कार्ड हो गया, तो मैंने उसको बताया नहीं है। इट इज दैट इट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल की बात करेंगे तो हमारे को काफी कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। ये जो सरफेस फ्लैट दिख रहा है ना, इसको अगर हम एटॉमिक लेवल पे देखें तो ऐसा दिखेगा। और ये जो सरफेस है उसको अगर बहुत ही क्लोजली जाके माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसा दिखेगा, ये भी ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। देखो हमें क्या लग रहा है कि पूरा का पूरा फ्लैट सरफेस के कांटेक्ट में है, पर ऐसा नहीं होता है। पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट कम होते हैं, लेकिन वो इंटरलॉकिंग वाले होते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में अट्रैक्शन लाते हैं, बहुत ज्यादा लॉक कर लेते हैं। सो दिस अराइजेस इन दी रफ सरफेस। तो ये इसका मॉडर्न व्यू है। पहले कहते थे एरिया बहुत ज्यादा है जिसके कारण नहीं हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्सेस बिटवीन द टू सरफेसेस। यहाँ सारी जगह इंटरलॉकिंग बन रही है। अब यहाँ पे एक और फ्रिक्शन का नाम आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं ग्राफ में ही आपको सारे फ्रिक्शन की चीजें बता देता हूं। दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। ये है फ्रिक्शन और ये है एक्सटर्नल फोर्स। देखो यहां तक जो फ्रिक्शन है, यहां से यहां तक, इसको मैंने लिखा है स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू टॉप में देख रहे हैं, कर्व का टॉप, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां के बाद बॉडी मूविंग है तो इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस वन, यहां बॉडी मूव मोशन में है तो इसके कॉरेस्पॉन्ड जो फ्रिक्शन होगा दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके कॉरेस्पॉन्ड जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और इस पूरे जर्नी में स्टैटिक है क्योंकि बॉडी को मूव होना ही नहीं है, बॉडी में मूवमेंट है ही नहीं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, देखो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगाए हैं तो फ्रिक्शन भी जीरो होगा। तो फ्रिक्शन तभी फ्रिक्शन पिक्चर में आता है, तभी फ्रिक्शन स्टार्ट होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां एक्ट कर रहा हो। अगर सिंपली बॉडी ऐसे रखा हुआ है और कोई फोर्स नहीं, आगे पीछे कोई फोर्स ही नहीं है, तो फ्रिक्शन यहां जीरो होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग धक्का मारना शुरू करेंगे लेफ्ट टू राइट, फ्रिक्शन विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है और इस ग्राफ को समझना है। बहुत सारे बच्चे ग्राफ छोड़ देते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये आपको चीजों को थोड़ा आसान बनाने वाला है। और तो हमें तीनों में डिफरेंशिएट करने को आ सकता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोल सकते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव। अब ये बॉडी मूव करने ही वाला है और जैसे ही बॉडी मूव करता है ये जो इंटरलॉक है वो धीरे धीरे स्मूथ हो जाते हैं, टूट जाते हैं इंटरलॉक, तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। एंड नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अगर हम इस फ्लैट सरफेस की बात करें और मान लो यहां पर हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तब तो फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, फिर तो फ्रिक्शन विल एक्ट लाइक दिस। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और वेट ऑफ द बॉडी कैसा होगा, ऐसा होगा। दैट मीन्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं R, दिस इज R। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जब हम लोग इक्वेशन ड्रॉ करेंगे
तो यहाँ एक टर्म आएगा, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जो इसकी वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आएगी, 0 से 1 के बीच में होगी। अगर सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन है ही नहीं, फिर तो 0 वाली वैल्यू ले लेंगे, ले सकते हैं। और बाकी सरफेसेस के लिए गिवन क्वांटिटीज होती है, हमें कुछ उसमें फाइंड नहीं करना। इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन बिकॉज दिस इज फोर्स एंड दिस इज आर इज ऑल्सो ए फोर्स। तो बेसिकली जो हम लोगों ने फोर्स लिखा है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, फिर बढ़ती जाती है, राइट। तो हम कह सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑल्सो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। हम ये नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन की वैल्यू यही होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फोर्स। अपनी वैल्यू कितनी बढ़ाते हैं तो ये हमारे को कितना देगा, इसीलिए फ्रिक्शन की वैल्यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो हमारे को ये फॉर्मूला करना है और काफी हेल्पफुल फॉर्मूला है, इतना आप नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फ्रिक्शन में ये सीखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि गोल सा ऑब्जेक्ट है। पॉइंट P इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट P रिमेन इंस्टेंटेनियस रेस्ट, मूव नहीं करता। अगर ये भी स्लाइड करने लगेगा तो यहां भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, राइट। उस केस में चक्का जाम वाली बात है, अगर ये स्लाइड करेगा मीन चक्का जाम में घूम नहीं रहा है, तो फिर हमारे पास आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। बट हम लोग बात कर रहे हैं रोलिंग की, तो यहां की वेलोसिटी 0, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है, फिर ये मूव करता है आगे। और यहां की बात करेंगे हम लोग, तो यहां बोलेंगे फ्रिक्शन इज लाइक दिस, दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और यहां पे एरिया का कोई रोल नहीं होता, सो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा, एफ मैक्स म्यू इनटू आर। अगर हमारे पास फ्लैट सरफेस है तो आर एम जी। अब ये बॉडी अगर ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता तो हम लोग लिख सकते हैं इस केस में, क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एम जी। और यहां भी वही बात है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, ये R1 मान लो, और इसका वेट नीचे, ठीक। अभी हमें करना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज आर, बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, इधर मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन में इधर दिखाऊंगा ऐसा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ तो एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, लेट इट बी अल्फा। इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन मेक सम एंगल विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा। अब ये पैरेलल वेक्टर को सेम लेते हैं ना हम लोग, दिस इज योर व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स F, बेस हो जाएगा R। अब F हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, F मैक्स से लेके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि मोशन हो रहा है हमारे पास, म्यू इनटू R, ये ले सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। So tan alpha is equal to coefficient of friction in this case. अब अगर सरफेस मान लो हमारे पास हॉरिजॉन्टल नहीं है, सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव ऐसा कुछ,
ऐसा कुछ है हमारे पास। तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसा लगेगा, वेट ऑफ द बॉडी बिल्कुल सेंटर पे दिखाएंगे ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों ने लिखा था R इज इक्वल टू एम जी। अभी लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि R इधर है, mg इधर है। लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का लाइन सेम होना चाहिए, देन ओनली वी कैन इक्वेट द फोर्सेस। तो हमारे को यह सीखना भी है कि फोर्सेस को इक्वेट कैसे करते हैं जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग हो। ये एंगल गिवन है थीटा, तो देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हमारे को ध्यान में रखनी है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ तो है कि जब भी हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। तो ये बॉडी रोल करना चाहता है, नीचे आना चाहता है, तो फ्रिक्शन विल एक्ट लाइक दिस, ठीक है। अगर हम सेंटर की बात करें, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, बॉडी को सेंटर के अबाउट में टॉर्क लगाएगा और रोलिंग में हेल्प करेगा। टॉर्क है, आगे पढ़ने वाले हम लोग रोटेशन मोशन में, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा टॉर्क पे अभी। तो मैं ये कह रहा हूं दिस फोर्स विल ट्राई टू, दिस फ्रिक्शन फोर्स विल ट्राई टू रोल द बॉडी, इसका रोल होगा रोलिंग में। और दूसरी बात कि हम लोग इस केस में R इज इक्वल टू एम जी नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडिंग के केस में, स्लाइडर के केस में इस स्लाइडर वाले सरफेस को ही एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं, दिस वन। फ्रिक्शन इज ऑलरेडी अलोंग एक्स एक्सिस, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। R इज ऑलरेडी अलोंग वाई एक्सिस, इसे भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे mg की, mg इज नाइदर अलोंग x नॉर अलोंग y, है ना बच्चों। तो ये एंगल हो जाएगा 90, ये 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा थीटा। तो इस mg को, ये 90 माइनस थीटा है। नाउ इस mg के मैं टू कंपोनेंट्स लूंगा, एक बार थीटा से बेंड करूंगा तो इधर आ जाएगा ये mg cos थीटा, इस mg को इधर बेंड करूंगा 90 माइनस थीटा से, ये हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, दैट मींस sin थीटा, दिस वन। अगर मैं फ्रेश डायग्राम ड्रॉ करूं तो दिस इज योर R, दिस इज योर फ्रिक्शन, दिस इज योर, सॉरी दिस, ये हमने 90 माइनस थीटा से बेंड किया है, सो दिस विल बी योर mg cos 90 माइनस थीटा, दैट मींस sin थीटा। इसको हम लोगों ने थीटा से बेंड किया है, सो इट विल बी mg cos ऑफ थीटा, सॉरी ब्लंडर है ये, दिस इज mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा। ये बेंड करने वाला हम लोगों ने वेक्टर्स में भी किया है। तो आपके वेक्टर्स को जब प्रोजेक्शन लेते हैं या उसको बेंड करते हैं उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखा है हम लोगों ने, बिल्कुल वैसे ही यहां भी है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर बॉडी ना इधर जाए ना इधर जाए तो इस केस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये लिख सकते हैं। ये बॉडी अगर ऊपर नीचे नहीं जाए तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स आर बैलेंस, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mg sin थीटा। सो ये दोनों चीज अगर हमारे पास सेटिस्फाइड है, ये दोनों चीज एग्जिस्ट करते हैं, दैट मींस दिस बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल। या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, एक्सीलरेशन तो हो नहीं सकता। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो बॉडी रेस्ट पे हो या नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे बच्चों ने दिमाग में पाल के रखा है कि भाई R तो हमेशा mg होता है, वो जहां भी देखते हैं R वहां mg डाल देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, यहां मुझे वो केस नहीं मिला। ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर नीचे और कोई फोर्स ना लगा हो। अगर ऊपर से भी एक फोर्स लगने लगे तो भी ये फ्लैट सरफेस में भी नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फोर्स ऊपर से लगा दिया F1,
ये हम ऐसे भी धक्का लगा रहे हैं, एक फोर्स ऊपर भी लग गया, तो सरफेस के कारण नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा ऊपर लगता है और वेट ऑफ द बॉडी हमेशा नीचे लगता है। एंड दिस बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, सो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग लाइक दिस। अब ये बॉडी ऊपर नीचे मूव अगर नहीं करता है तो मुझे क्या लिखना होगा, टोटल फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स डाउनवर्ड। तो टोटल फोर्स अपवर्ड कितना है R और टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितना है F1 प्लस mg, दिस वन है ना, यही तो है हमारे पास। इस केस में हमें नहीं मिला ना, R इक्वल टू mg, कहां मिला, नहीं मिला। तभी मिलेगा जब F1 0 हो जाए इस केस में। तो बच्चों हमेशा ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg, ये हमारे को समझनी है, जितना जल्दी समझ ले अच्छी बात है। तो अभी मैं न्यूमेरिकल्स पे नहीं आ रहा था, भाई मैं चीजों को समझ रहा था और समझा रहा था कि भाई करना क्या है हमको। सबसे पहले बात यह है कि क्या नहीं करना है वो भी बताना जरूरी है, वरना बच्चे सबसे पहले वही करते हैं जो नहीं करना है। इसलिए बच्चों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपके बेसिक्स एक बार क्लियर हो गए तो फिर आप दौड़ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, 10 20 30 सारे उड़ा दोगे, लॉलीपॉप बना के चूस जाओगे, खा जाओगे। लेकिन उसके पहले बेसिक्स तो आने ही चाहिए, ग्राफ भी आने चाहिए। अगर आप बेसिक समझ गए हो, अपने लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कौन सा फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है। इसलिए मैंने ग्राफ भी बता दिया आपको, और थोड़े बहुत इक्वेशंस भी मैंने आपको बताए हैं। एंगुलर फ्रिक्शन भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो मैं अब इस पे बेस्ड कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, जो कि बहुत ही आपको इजी लगेगा। अगर आप समझ गए हो तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग विल बी वेरी वेरी इजी। ठीक है बच्चों, और हमने बहुत सारे वीडियोस और भी बनाए हुए हैं जिसमें कि फ्रिक्शन में न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डन इन द पास्ट, और अभी भी हम लोग बहुत सारे काम करने, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए इजियर क्या है, पुश करना, पुल करना। पुश धक्का लगाना इजी है या खींचना ही ज्यादा इजी है। तो आप लोगों ने क्रिकेट का ग्राउंड देखा होगा या फुटबॉल का ग्राउंड देखा होगा, वहां पे रोलर भी होता है जो रोल करता रहता है। क्रिकेट के पिच के लिए खासकर होता है वो। तो आप देखा होगा कभी कभी उसको पुल करके ले जाते हैं, कभी कभी उसको पुश करते हैं। तो देखना ये कि इन दोनों में आसान काम क्या है, दोनों में आसान क्या है, मुश्किल क्या है और क्यों है, और इसमें फ्रिक्शन का क्या रोल है, ये समझना है। तो सपोज एक काम करते हैं कि हम लोग पुश करके देखते हैं। ऐसा कुछ पुश करते हैं, मान लो फोर्स F लगा रहे हैं, ये ग्राउंड है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, और वेट ऑफ दिस रोलर नीचे लगेगा। सिमिलरली यहां भी करके देखते हैं, इसको हम लोग पुल करते हैं सपोज ऐसे। नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, वेट ऑफ द बॉडी डाउन लगेगा। तो ये जो पुश कर रहे हैं, कुछ एंगल से पुश कर रहे होंगे, लेट इट बी थीटा, ऐसा कुछ। यहां भी थीटा से करते हैं। अब देखो R और mg, ये तो भाई फ्लैट सरफेस पे है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉडी रखा हुआ है। सो दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स को दो कंपोनेंट लेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस F को बेंड करेंगे इधर, तो ये मेरे को मिल जाएगा F cos ऑफ थीटा। इसको फिर बेंड करेंगे इधर, तो ये मिल जाएगा F cos 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स F sin थीटा। F sin थीटा और mg दोनों नीचे हो गया और ऊपर हो गया, बट बॉडी इज नॉट मूविंग अप और डाउन। दैट मीन्स
टोटल फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स डाउनवर्ड। ठीक है, इफ cos थीटा इधर लग रहा है ना, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स अब एक्शन में आएगा ऐसे। ठीक है, तो हमें यहां फ्रिक्शन फोर्स अगर मुझे पता करनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मुझे पता करना है, मेव इनटू आर। तो आर मुझे क्या मिलेगा यहां पे, एफ साइन थीटा प्लस ऑफ एम जी। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इन दिस केस। ये कौन सा केस है, पुश वाला केस है, ये पुश। और ये कौन सा केस है, पुल वाला, खींच रहे हैं इसको। तो इधर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। ये हम इधर खींच के लेके जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, इधर की तरफ। भैया कहां जा रहे हो, इसके अपोजिट लगेगा ना। अरे कहां जा रहे हो, रुक जाओ थोड़ा। अब ये बॉडी ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रहा है, तो टोटल फोर्स अपवर्ड आर प्लस एफ साइन थीटा, दोनों ऊपर है, तो मैं लिख सकता हूं ना आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ये फोर्स ज्यादा हो गया तो ये तो रोलर हवा में उड़ जाएगा, या फिर वेट ज्यादा हो गया तो रोलर तो जमीन फाड़ के अंदर चला जाएगा। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सो दोनों फोर्स मस्ट बी इक्वल। इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिखेंगे, म्यू इनटू आर लिखेंगे। तो ये आर मेरे पास क्या मिलेगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, दिस वन। अब कंपेयर करके देखो दोनों केस में फ्रिक्शन किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। जिसमें फ्रिक्शन कम होगा हम तो वही काम करेंगे भैया जिसमें फ्रिक्शन कम हो, कम ताकत लगेगी हमारे को। ठीक है, क्यों जाए अपनी एनर्जी वेस्ट करने ज्यादा फ्रिक्शन के साथ। तो हमारे को देखने को मिल रहा है म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ प्लस का फैक्टर आ गया, दिस फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन दैट। सो पुश बड़ा मुश्किल है, पुल रिलेटिवली इजियर है, तो हम लोग पुल करना चाहेंगे, पुश नहीं करना है बच्चों। ऐसा कभी मौका है तो कर लेना आप कैलकुलेशंस ऐसे। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, अभी हम लोग कर लेते हैं एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन। कोई अगर प्लेन है, एक्चुअली रफ प्लेन है वो, आज हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो उस केस में एक्सेलरेशन में फ्रिक्शन का क्या रोल है ये हमें देखना है। डाउन द प्लेन की बात कर रहे हैं, फ्लैट सरफेस इसके बात कर लेंगे तो इजी लगेगा आपको। तो ये मेरे पास थीटा है, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा होगा, एंड वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स डाउन, दिस वन, और बॉडी नीचे जा रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो जब भी हम इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे तो इस इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस लेना होगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इसको मार्क कर लो एक्स एक्सिस, इसे मार्क कर लो वाई एक्सिस। दिस इज 90, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा थीटा, एम जी को बेंड कर देंगे तो ये हो गया एम जी कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा। फ्रिक्शन ऐसा लगता रहेगा पीछे की तरफ। अब ये नीचे की ओर जा रहा है, दिस वन इज गोइंग डाउन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बच्चे डायरेक्शन लेने के दो तरीके हो सकते हैं। तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही फॉलो करो। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के जो राइट में होगा वो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में जो होगा वो नेगेटिव होगा। बॉडी इज मूविंग डाउन, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही है। तो क्या लिखे हम लोग, टोटल डाउनवर्ड में फोर्स लिख रहा हूं और ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो पूरा फोर्स इस बॉडी पे मैं लगाऊंगा एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि बॉडी की मोशन एक्स एक्सिस की तरफ ही है। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, दिस इज द टोटल समेशन ऑफ फोर्स। हमने ऐड कर दिया दो फोर्सेस को, कीपिंग साइन इन माइंड। साइन मतलब फिर से बता रहा हूं, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव। तो ओरिजिन के लेफ्ट में कौन सा लग रहा है, माइनस mg साइन थीटा, दिस इज पॉजिटिव फ्रिक्शन। यही तो फोर्स है, और तो कुछ है नहीं। और कुछ होता है इस डायरेक्शन में तो हम ऐड करते जाते हैं। दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज एक्टिंग लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1। अब इस तरफ बॉडी ना आ रहा है ना जा रहा है, तो बैलेंस होगा ये। तो फिर इसका मतलब तो मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा, दिस वन। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। R की जगह देखो फ्रिक्शन यहां पे है, तो फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगने दो। जब काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी मूव कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लेते हैं, म्यू इनटू R। R क्या लेंगे हम लोग, mg cos ऑफ थीटा। तो ये पूरा फ्रिक्शन आ गया जो मैं यहां डालने वाला हूं, माइनस mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू माइनस m। तो यहां से मुझे a मिल जाएगा, देखो m तो कट, तो यहां से मुझे मिल जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ठीक है बच्चों, दिस इज द एक्सेलरेशन। और यहां पर आप g कॉमन ले सकते हो, साइन थीटा माइनस म्यू ऑफ कॉस थीटा, दिस वन। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये स्लाइड हो रहा था, हमने कोई फोर्स यहां लगाया नहीं था, ये इंक्लाइन पे स्लाइड हो रहा था ड्यू टू दिस फोर्स mg साइन थीटा। हो सकता है कि ये बॉडी स्लाइड नहीं करे, इन केस मान लेते हैं सपोज, यानी कि एक्सीलरेशन उस केस में क्या लेंगे, 0 लेंगे। सो इफ a इज इक्वल टू 0, तो मुझे यहां से क्या मिलने वाला है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, दिस वन। ठीक है बच्चों, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हमारे को कंडीशन मिल रहा है उसके लिए। अब बोलोगे सर फ्लैट सरफेस पे करके देखते हैं। तो फ्लैट सरफेस पे मैंने बहुत बार किया हुआ है, हालांकि इस पे भी किया हुआ है, मैंने आपको रिमाइंडर दे दिया है। फ्लैट सरफेस पे करके देख सकते हो। ये हमारा फ्लैट सरफेस है, ऐसे एक फोर्स लगा रहे हैं एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ऐसा। हमें बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, तो बड़ा इजी है। क्या करना है, वर्टिकल के साथ थीटा है, इस फोर्स को इधर बेंड करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा इधर f cos थीटा, इस फोर्स को इधर बेंड करेंगे तो मिल जाएगा f sin थीटा। f sin थीटा, ये बॉडी स्लाइड करेगा ना इसको, दैट मींस फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करने वाला है। कांटेक्ट फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर। ठीक है, तो f cos थीटा देखो नीचे की तरफ लग रहा है ना, ये एरो नीचे की ओर है, ऊपर नीचे बॉडी मूव कर नहीं रहा है। सो आई कैन राइट R इज इक्वल टू f cos थीटा प्लस mg। और ये बॉडी मूव कर रहा है राइट की तरफ एक्सेलरेशन है, तो ये फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो टोटल सम ऑफ फोर्स में क्या लिखूंगा, f sin थीटा प्लस ऑफ माइनस फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू m into a is acting towards पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो a मैंने पॉजिटिव रखा है,
तो दो इक्वेशन है, एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया। मेरे को फ्रिक्शन की जगह क्या लिखनी चाहिए, म्यू इनटू आर, और आर मेरे पास दिया हुआ है एफ कॉस थीटा प्लस एम जी। फ्रिक्शन की जगह ये डाल देते हैं, सो एफ साइन थीटा माइनस म्यू एफ कॉस थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू एम। बस हो गया, कुछ नहीं करना। एफ साइन थीटा माइनस म्यू एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी होल डिवाइड बाई एम। दिस इज एक्सेलरेशन। मेथड वही रहेगा बच्चों, आपको एक्सिस पहचान लेना है। इस केस में एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाई एक्सिस है। इंक्लाइन के केस में आपको ध्यान रखना है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो बड़ा इजी है चीजों को करना। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज। आप न्यूमेरिकल्स आगे करने वाले हो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल है, हेल्प करने वाला है। प्लीज मेक अ नोट।